तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सर्कुलर फ्लो। हार्डली तीन या 4 दिन का ये चैप्टर हो रहेगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे 3 या 4 से भी कम ही दिन का है, 2 या 3 दिन का ये चैप्टर है। एक आध दिन आप मान लो इसका वो वाला कर लेंगे, हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हार्डली 4 डेज से ऊपर का चैप्टर नहीं बचा, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? नो बच्चा, फ्लो पढ़े थे हमने, 2 फ्लो। हाँ, मैं वो हमने सेक्टर्स तो परसों पढ़े थे, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कल हमने पढ़ा था मनी फ्लो, रियल फ्लो। वो तो बहुत छोटे से पार्ट थे। जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो आपके आते हैं ना, ये सर्कुलर फ्लो, या आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, आज हम ये पढ़ेंगे। और बेसिकली अगर बात करें तो जो ये हमारे सेक्टर्स होते हैं ना, ये ही सर्कुलर फ्लो ऑफ सेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। मनी फ्लो और रियल फ्लो भी होता है। कल मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में 2 ही चीजें आती है, एक स्टॉक और फ्लो और एक ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, 2 ही चीजें आती है ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप आज की क्लास को ध्यान से समझना। चलो मुझे पहले 2 चीजों के मतलब बता दो। फ्लो मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? शाबाश, सर्कुलर फ्लो इज द फ्लो ऑफ साइकिल इन विच द वन थिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अदर। शाबाश। और सर्कुलर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर्कुलर ही क्यों होती है, कोई और शेप की क्यों नहीं हो सकती, स्क्वायर, रेक्टेंगल या किसी और शेप की? अरे नहीं, इसलिए क्योंकि सर्कुलर वे में हमारी एक एक्यूरेट डिपेंडेंसी शो हो पाती है। इससे ही एक हमारी एक्यूरेसी शो हो पाती है कि दैट हाउ एवर वन थिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अदर, हमारी एक चीज दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है वो हमारे सर्कुलर पाथ से ही इफेक्टिवली पता चलती है। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में सर्कुलर ही इसलिए यूज होता है बिकॉज इसमें अच्छे से एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। खैर छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो क्या होता है? देखो, इट इज अ सर्कुलर ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद अदर। इसमें हमारा, अब इसमें सब आ जाते हैं। कल मनी फ्लो में क्या इंक्लूड होता था? रियल फ्लो में क्या इंक्लूड होता था? बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वेरी गुड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मनी फ्लो में, मनी और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में सब इंक्लूड हो सकता है। एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। इसमें ऐसा कोई, ये कोई रूल नहीं है कि भाई एक मनी होगा या एक गुड्स एंड सर्विसेज होगा। देयर इज एनी नो पर्टिकुलर रूल इन इट। आप इसमें कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्यों होता है, क्या होता है? It is a circular transfer of money, goods and services between the one sector of economy with others. ये एक सर्कुलर ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज होता है जिसमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में हमारे पैसा, गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर होता है। अब कोई भी वैसे तो सेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अब जो मेनली होते हैं वो फिर वही होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। आप ये मानो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन 2 सेक्टर। अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो 2 सेक्टर वाला पढ़ेंगे। तो 2 सेक्टर वाले में हमारी सर्कुलर फ्लो में जो सर्कुलर फ्लो में हमारी जो चीजें डिवाइड होती है या एक्सपेंड होती है, एक्सचेंज होती है, वो 2 चीजों में होती है, 2 भागों में बटी होती है। प्राइम हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में पैसा, गुड्स और सर्विसेज को का इफेक्टिवली ट्रांसफर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। क्लियर? Next बचा, in this a circular pattern is follow up for transfer in which one thing is dependent on others। ये तो आपको पता ही होगा। सर्कुलर फ्लो में तो इसलिए वो चीज सर्कुलर फ्लो कहलाई जाती है क्योंकि इसमें एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। इन दिस वन थिंग इज बीइंग डिपेंडेंट अपॉन अदर। एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है, एक चीज दूसरे के ऊपर आश्रित होती है। जैसे कहते हैं ना कि वन थिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, इसीलिए ये सर्कुलर फ्लो कहलाया जाता है क्योंकि इसमें वन थिंग दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, एक चीज दूसरे से इफेक्टिव होती है, दोनों चीजें एक साथ जुड़ी होती है। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट बचा, इट शोज द एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन पैटर्न बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये जो मैं आपकी टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। वो तो हमारा सर्कुलर फ्लो क्या होता है उसकी डेफिनेशन। चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बार सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन बता दो। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी? ओके, वेरी गुड। और ये इसमें कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, कोई भी हो सकता है। हम आज टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को की स्टडी करेंगे, बट ऐसे कोई कंपल्शन नहीं होता कि कितने होते हैं कितने नहीं, कोई भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो सकते हैं। बट टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी। आज हम दो सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वरना हो तो कितने भी सकते हैं। ठीक है, चलो अब अच्छा पढ़ते हैं हम सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। अब इसमें दो सेक्टर्स गिवन है, तो दो सेक्टर कौन कौन से हो गए? विच टू सेक्टर्स आर देयर या मे बी देयर? प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, वेरी गुड। प्रोड्यूसर सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्म, कंपनी। कंपनी तो होती है प्रोड्यूसर सेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्म ऑब्लिक कंपनी। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि मतलब थर्ड पॉइंट में हमारा इट शोज द एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन पैटर्न बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक्सपेंडिचर पैटर्न, एक्सपेंडिचर कौन करता है? हु डज द एक्सपेंडिचर? एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इट कंज्यूम, या व्हाट इट कंज्यूम्स, व्हाट दे कंज्यूम्स? Very good. Who provide those goods? वेरी गुड। तो ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन थे। चलो अब हम देखते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर इकोनॉमी की डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, सर्कुलर फ्लो इफ हेल्ड बिटवीन टू सेक्टर्स ओनली देन इट इज कॉल्ड एज फ्लो इन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर सर्कुलर फ्लो हमारे दो सेक्टर्स के बीच में ही हो या दो सेक्टर्स के बीच में ही इंक्लूडेड हो, तो वो हमारा टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। अगर हमारा सर्कुलर फ्लो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड हो या टू सेक्टर्स में इंक्लूडेड हो, तो वो हमारा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। अगर थ्री में डिवाइडेड हो तो क्या कहलाएगा? फोर में? फोर से ज्यादा? नहीं नहीं, मल्टी सर्कुलर सेक्टर वो शायद आपके अभी सिलेबस में नहीं है। मल्टी सर्कुलर सेक्टर वो अभी सिलेबस में नहीं है, अगर होगा तो मैं देख लूंगी, वैसे नहीं है अभी अब आपके सिलेबस में। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतनी बात को कंसिडर कर लो कि आज तो हम टू और थ्री तो पक्के है। आज के में जो हम करेंगे वो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, और इसमें टू सेक्टर्स इसलिए कहलाया गया है क्योंकि इसमें जो सर्कुलर फ्लो होता है वो दो सेक्टर्स के बिटवीन होता है। कौन कौन से वो दो सेक्टर हो सकते हैं? वेरी गुड। आपने ये नहीं देखा यही ज्यादा फेमस से सेक्टर है तो दो और भी, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल वर्ल्ड सेक्टर, वो दोनों इतने फेमस नहीं है, यही दोनों ज्यादा फेमस है। यही सब में आते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, होते हैं कोई फेमस लोग। नेक्स्ट, टू सेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, वो हमने डिस्कस कर लिया। जो दो सेक्टर्स होते हैं या दो सेक्टर्स जो हो सकते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, third point, it shows the circular flow that how consumer expend their money in buying goods and services and how a firm pays for factor services to the household sector। ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें किस चीज का सर्कुलर फ्लो होता है? ध्यान से सुनना अब ये बात। इसमें सर्कुलर फ्लो होता है हमारा दो चीजों के बीच में, दैट
कैसे कंज्यूमर मनी को स्पेंड करके अपने लिए कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है और कैसे फैक्टर सर्विसेज का लाभ उठाने के बाद जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो कंज्यूमर सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट करता है। अब इसमें चार चीजें इंक्लूड हो गई, इसमें चार चीजें आ गई। कौन कौन सी चार चीजें आ गई? पहली चीज कंज्यूमर गुड्स, दूसरी चीज एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, तीसरी चीज फैक्टर सर्विसेज, चौथी चीज पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको नीचे एक डायग्राम मिलेगा, थोड़ा सा नीटी है आज तो तो इसमें हमारी चार चीजें गिवन होगी, आपको एरोस में चार चीजें दिख रही होगी। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज, चार चीजें आपको दिख रही है ना, नजर आ रही है ना इसमें। अब इसमें हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करते हैं, और जो थर्ड पॉइंट है ना, वो थर्ड पॉइंट इसी का ही एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है इस थर्ड पॉइंट में। पहले हम धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर से जाते हैं कंपनी के प्रोड्यूसर सेक्टर में। मुझे इतना बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स कहाँ से लेता है? प्रोड्यूसर सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से कंज्यूमर गुड्स लेता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? मनी उन्हें देता है कंज्यूमर सेक्टर को, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स के अमाउंट देता है। तो इसमें एरो डाल के आ जाएगा फर्स्ट वन में, प्रोड्यूसर सेक्टर ने कंज्यूमर सेक्टर को अमाउंट दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड किए। इन रिटर्न कंज्यूमर ने या हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को उनके अमाउंट की पेमेंट कर दी, जिसे हम एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? एक बार रिपीट करना, मैंने क्या बोला? अभी आधा ही बोला है खैर मैंने अभी, लेकिन एक बार रिपीट करना। नहीं, बस इतना बता दो, शुरू से तो बाद में पूछोगी, बस इतना बता दो जो मैंने अभी अभी बताया। वेरी गुड। पेमेंट या जिसका नाम एक टेक्निकल नाम है एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इतनी बात तो एक ऊपर के हाफ फ्लो में हो गई। नीचे में मैंने आपको बताया था फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज? वेरी गुड। फैक्टर सर्विसेज कौन किससे लेता है? फैक्टर सर्विसेज कौन किससे लेता है? हु गिव्स फैक्टर सर्विसेज? हु? वेरी गुड। हाउसहोल्ड सेक्टर गिव्स या प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज एंड योर दिस प्रोड्यूसर सेक्टर टेक्स हाउस फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द, ये इनका नाम क्या होता है, फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अब फैक्टर सर्विसेज वो लेता है तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? और उस मनी का नाम होता है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट इज द पेमेंट ऑफ द फैक्टर सर्विसेज विच इज गिवन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड टेकन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर? मैंने इसको ना आपको डिफाइन नहीं किया आज के नोट्स में फैक्टर पेमेंट को। आप याद रख लेना, फैक्टर पेमेंट वो अमाउंट होता है जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, वो सर्विसेज जो हमारी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर सेक्टर को इन द प्लेस ऑफ द सर्विसेज। वो सर्विसेज जैसे हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सर्विसेज जो हमारी प्रोवाइड करती है ये कंज्यूमर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करती है हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर को। क्लियर? अब आपने ये चीज देखी है कि इसमें चार तरह से हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चार में से दो जगह मनी इंक्लूड होती है और दो जगह गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती है। किस किस में दो जगह मनी इंक्लूड होता है?
वेरी गुड। अब इन दोनों के मुझे नाम भी बता दो। जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है तो उसका नाम क्या होता है? वेरी गुड। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर हमारे कंज्यूमर सेक्टर को, मैं उसे कंज्यूमर ही कहती हूँ, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को करता है पेमेंट, तो उसका नाम क्या होता है? वेरी गुड। अब दो जगह गुड्स एंड सर्विसेज या कोई गुड्स ट्रांसफर होता है, हाउस होल्ड हमारे इसको ये प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले ये बताओ क्या देता है? नहीं, फैक्टर सर्विसेज आते हैं ये, और फैक्टर सर्विसेज में हो जाता है हमारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब इन रिटर्न जो एक फिजिकल चीज हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड करती है हमारी इसको हाउस होल्ड सेक्टर को, वो क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स। वेरी गुड। अब जो कंज्यूमर, हाँ बस यही बात है। तो आप ये देखो, कोई किसी का बदला नहीं रखता, ये सर्कुलर फ्लो इसलिए कहलाया जाता है। इन दिस एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, हर चीज बैलेंस्ड है, हर चीज की प्रॉपर एक सीक्वेंस है, एक प्रॉपर लिमिट है। एवरीथिंग इज बैलेंस, एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर सीक्वेंस। कोई भी चीज एक दूसरे पे बेफजूल में निर्भर नहीं होती। Two times if payment is done by household sector, then two times payment is done by your producer sector also. Yeah, in this there is no any disbalance in economy. Everyone are dependent on everything in a proper way. हर चीज पे एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रॉपरली बैलेंस होती है, कोई किसी पे ज्यादा कोई किसी पे कम निर्भर नहीं होता। आपने एक बात पढ़ी होगी 10th क्लास में केमिस्ट्री में, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। याद है आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस? क्या हुआ, इतने अच्छे से क्यों बोला? याद आ गई, मतलब अच्छे सेंस में या गंदे सेंस में? अच्छा कोई बात नहीं, आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। मैं भी ना 10th से ही मुझे साइंस वगैरह अच्छी तो लगती थी, पढ़ाती तो मैं अभी भी हूँ 10th तक मैथ साइंस। बट बात ये, इंटरेस्ट मेरा साथ ज्यादा कॉमर्स की टर्म्स में था, कमर्शियल चीजों में। तो आप भी बिल्कुल मेरी जैसे हो, कमर्शियल चीजों में इंटरेस्ट था आपका। वेरी गुड। कोई बात नहीं, बट थोड़ी बहुत चीजें याद रख लेनी चाहिए, 10th तक तो पक्का रख लेनी चाहिए। 11th 12th में चलो फिर भी हो या ना हो, थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए। तो उसमें जैसे ये था ना हमारे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, कि एलएचएस और आरएचएस होता था। एलएचएस साइड में जितने हमारे वो होते थे, मॉलिक्यूल्स होते थे, जितने हमारे आइटम्स होते थे मॉलिक्यूल्स के, वो ही हमारे आरएचएस साइड में होने चाहिए थे। कोई भी आगे या कम नहीं होना चाहिए था। याद है इतना कि हमारे ऐसे ही हुआ करता था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। कभी आप ना कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं देखोगे कि किसी एक की तरफ से तीन एरोज है, एरोज बोल रही हूँ मैं डायग्राम में, तीन एरोज एक जगह से ऊपर की तरफ से जा रहे हैं और नीचे की तरफ से दो एरो आ रहे हैं ना। अगर तीन एरो जाएंगे तो तीन ही नीचे है, दो हो गए तो दो ही है। और पिछले जो हमने कल पढ़ा था उसमें एक एक ही एरो था, तो एक एक ही होगा। मीन्स इसमें कोई भी ज्यादा डिस्पार्शलिटी नहीं होती। एवरीथिंग आर इक्वल, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सब कुछ बैलेंस्ड होता है, सब कुछ इक्वल होता है। एंड देर इज नथिंग अमाउंट ऑफ पार्शियलिटी इन दिस। वट एवर इज देयर, जो कुछ भी होता है सब एक दूसरे पे प्रॉपरली बैलेंस्ड होते हैं। तभी हमारा सर्कुलर फ्लो कहलाता है, और तभी हमारे सर्कुलर फ्लो इन अ बैलेंस्ड इकोनॉमी, इन अ टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहलाई जाती है। करेक्ट? समझ गए? नेक्स्ट बचा, इन दिस every single aspect is dependent on another, due to this only it is called a circular flow। वो तो बात हमने कई बार कर ली कि इसमें हर एक सिंगल चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, हर एक सिंगल एक्सपेक्ट, सिंगल अमाउंट, सिंगल थिंग हमारी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। इसी रीजन की वजह से इसे सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। ड्यू टू दिस रीजन ओनली इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर फ्लो। आई हैड डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो। ठीक है। Fifth point, in the absence of any one of them, another automatically gets faced। अगर आप सोचो, सपोज करो कि हाउस होल्ड सेक्टर ने, सपोज करो इसको हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, और इन रिटर्न फर्म ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने इस हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड नहीं की, क्या होगा? What will happen? What will be the consequences of it?
बताओ क्या होगा? Very good. Everything will get unbalanced and it will not be regarded as a circular flow then. वो circular flow फिर नहीं कहला पाएगा. For becoming the circular flow, you should have completed the complete cycle, complete structure must be followed up whichsoever is given. जो भी given होता है, complete structure को complete करना तभी necessary होता है जिसकी वजह से कोई चीज आपकी circular flow कहलाती है. Clear? चलो बच्चा, अभी हम डायग्राम डिस्कस कर लेंगे. वैसे हमने कर लिया, एक बार फिर भी कर लेंगे. उससे पहले आप मुझे एक बार अच्छे से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. वेरी गुड, शाबाश. अब ये इन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी बता दो. व्हाट आर द टू सेक्टर्स? वेरी गुड. बोलते रहो, अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या क्या कैसे कैसे होता है, डिपेंडेंट किस पे. Very good. Why they are called as in circular nature and why it is there in a circular nature? In this, one thing is dependent on other without the in the absence of any one of the element following element another got waste automatically. ठीक है, चलो डायग्राम डिस्कस करते हैं. उससे पहले मुझे एक बात बता दो, कमिंग सैटरडे को किस चीज का टेस्ट दोगे? इकोनॉमिक्स का या बिजनेस का? एक चीज का बता दो. ठीक है, बिजनेस का वैसे भी ज्यादा कुछ टॉपिक हुआ नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना हुआ उसी का बिजनेस का ही ले लूंगी. फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में से हल्का फुल्का लू या ना लू? थर्ड से ही ले लू? चलो ठीक है, थर्ड से जितना करवाया उतने का ले लूंगी. फिर जब इकोनॉमिक्स का ये फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कमिंग नेक्स्ट ये जो ये अभी आज आज क्या है, आज वेडनेसडे है, जो कमिंग सैटरडे आएगा ना, उससे जो अपकमिंग सैटरडे होगा तब मैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करके ले लूंगी. तब तक उससे पहले ही हो जाएगा वैसे, लेकिन तब मैं इसका इकट्ठा ले लूंगी. ठीक है, चलो बाबू. ओके बच्चा, अब हम डायग्राम देख लेते हैं. वैसे कई बार हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी आप अपनी कॉपी में एक सेक्टर लिख लेना, फर्म कॉमा ऑब्लिक प्रोड्यूसर सेक्टर लिख लेना, और एक जगह हाउस होल्ड सेक्टर ले लेना. हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एज अ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को. इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर अपना जो एक्सपेंडिचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का बाय करने का, या एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स होता है, वो उसे दे देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को. प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. फैक्टर सर्विसेज हमारी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होती है, और फैक्टर पेमेंट हमारी उन्हीं गुड्स की उन्हीं चीजों की पेमेंट होती है. क्लियर? चलो, आज के टॉपिक में कोई डाउट है? एक बार स्क्रॉलिंग कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो. चलो बच्चा, हम डेली असाइनमेंट करते हैं. जो हमारा आज का असाइनमेंट है वो देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंटल सेक्टर? गवर्नमेंटल सेक्टर के फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है? वेरी गुड, फॉर वेलफेयर एंड प्रोडक्शन. विच इज बेटर अमंग बोथ ऑफ देम? विच इज मोर बेटर? Very good. What is the main purpose of opening government sector for welfare?
to maximize social welfare and to provide all the services to the citizen of the country without any profit earning motive. The major motive of social of governmental sector of welfare is to just provide the social services to the consumer in order to enrich to their satisfaction. ठीक है, काफी बड़ा हो गया, आप लेकिन बस इतना ही लिख देना, इसमें तो काइंड से पूछे है. करेक्ट. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. पहले तो ये बताओ क्या होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, व्हाट इज इट? Very good. Give two examples of it. What are the laws to which we can't predict before? Like, what are included in natural calamities? Very good. Flood, earthquake, drought, etc., as well as the any loss which is done due to unexpected items and unexpected conditions like loss by fire, loss by accidents, etc. Okay? These are also the part of unexpected obsolescence. Unexpected obsolescence is a part of Shabash. And can be able to take the amount of capital loss from depreciation reserve fund? No, not at all. Very good. Question number third. What are the necessities of depreciation reserve fund? Why the depreciation reserve fund is important? If it is not there, we cannot pay, तो हम नहीं कह सकते. We can pay, but we have to take out the amount at that particular period of time. अगर हम इसमें से डेप्रिशिएशन अपने प्रॉफिट में से डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड को ऑलरेडी निकाल देते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपका जो अमाउंट होता है, जो आपका अमाउंट स्पेंडेड होता है, वो हमें उस वक्त कहते हैं ना, उस वक्त अपने प्रॉफिट से नहीं निकालना पड़ता और ऑलरेडी उसका जो पैसा होता है वो हमारा अलग होता है, ऑलरेडी उसका पैसा निकला हुआ होता है. अगर तुमने कोई पैसा अपना या अगर आपने कोई भी चीज अपनी अब पहले से प्रेडिक्ट ना की हो या पहले से कोई पैसा लग रखा हो तो आपको देना तो आपको पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते यू कांट पे, यू कैन पे, बट यू हैव टू गिव आउट फ्रॉम द प्रॉफिट राइट देन. उस वक्त जो तुमने प्रॉफिट कमाया होगा तुम्हें उसमें से देना होगा. वरना अगर आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखा तो आप उससे पे आउट कर दो. ठीक है. ओके बच्चा. क्वेश्चन नंबर 4. हु आर फाइनल प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर? राइट. Who produce the goods and services with the help of capital goods. Finally means वो लोग होते हैं जो फाइनली प्रोड्यूस करके फाइनली कंज्यूमर को दे देते हैं. और फाइनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स को कंज्यूम करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स को कंज्यूम करते हैं. अब आप बोलो अनफाइनल कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली, मतलब मैं कहती हूँ फाइनल कंज्यूमर कंज्यूमर हम लोग हो गए. हम अगर कभी कोई गुड्स मार्केट से खरीद के लाए तो हमें किसी को कुछ आगे बेचना नहीं होता, डायरेक्टली खुद कंज्यूम कर लेते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो गुड्स को खरीदते हैं और खरीदने के बाद कुछ और उनसे अपना न्यू यूनिक प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल आउट करते हैं. कहने का मतलब ये है कि फाइनल प्रोड्यूसर हमारे वो होते हैं जो फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके कंज्यूमर्स को देते हैं. फाइनल कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो अपने जो गुड्स को खरीदते हैं अपने ओन सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए. ये वो कंज्यूमर्स नहीं होते जिनको फर्दर कुछ बनाना होता है. और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं कोई भी ऐसे लोग जो इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करते हैं. उनके लिए भी तो वो गुड्स कंप्लीट ही होते हैं लेकिन वो लेके उनसे कुछ और अपना प्रोडक्ट बना के सेल आउट करते हैं. क्लियर? बस आप ये लिख देना फाइनल कंज्यूमर्स आर दोज पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स डायरेक्टली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर ओन सेल्फ डिमांड एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर अर्निंग एनी प्रॉफिट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई रियल फ्लो इज कॉल्ड एज द अपोजिट ऑफ मनी फ्लो? रियल फ्लो और मनी फ्लो के अपोजिट क्यों होता है?
Very good. In real flow, goods and services are included, and money flow, money is included. Shabash. Any doubt in this assignment's questions? Okay, that's all for today.